दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस। क्या पढ़ रहे हैं? किसके लिए? रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए हम देख रहे हैं साइंस। साइंस में हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। आज हमारी 28वीं क्लास है। कौन सी है? 28वीं क्लास में 2 चैप्टर बचे हुए हैं। हमको 2 ही चैप्टर, एक प्रजनन तंत्र जिसकी एक क्लास हम पढ़ चुके हैं, आज हमारी दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं, और एक बचा है क्या? जैविक वर्गीकरण। इसके बाद हमारी साइंस समाप्त हो जाएगी। तो 2 क्लास उसकी जैविक वर्गीकरण की 3 चलेंगी और एक 4 क्लास चलेंगी। बस इसके बाद ये साइंस समाप्त। फिर चलेंगे हम किसको? केमिस्ट्री की ओर। फिर पढ़ेंगे हम क्या? केमिस्ट्री। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? मानव प्रजनन तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रजनन तंत्र पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल क्लास किए थे। तो उसमें कुछ चीज़ें पढ़ी हुई थी। आज हमको पढ़ना है इसमें नर प्रजनन तंत्र। क्या पढ़ना है? आज हमको नर और मादा प्रजनन तंत्र दोनों पढ़ने हैं। तो आज पहले पढ़ते हैं हम किसको? नर प्रजनन तंत्र को। किसको? नर प्रजनन तंत्र। नर में क्या होता है? जो मानव जो पुरुष की, नर का मतलब जो पुरुषों का प्रजनन तंत्र, इसके बारे में हमको पढ़ना है। क्या क्या होता है इसमें और ये कैसे कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है? जो नरों में क्या होता है? जो प्रजनन कोशिका होती है, क्या होता है? जो प्रजनन कोशिका को उत्पादित करने वाले जो अंग होते हैं, क्या जो प्रजनन कोशिकाओं को क्या करते हैं? उत्पादित करने वाले अंग, एवं जो प्रजनन कोशिकाओं को क्या करते हैं? निषेचन के स्थान तक क्या करते हैं? पहुंचाने में सहायक होते हैं। क्या करते हैं? जो क्या कह सकते हैं कि जो उत्पादित जो कोशिकाएं होती हैं, जो क्या करते हैं? प्रजनन के जो अंगों को उत्पन्न करती हैं, क्या करते हैं? उत्पादित करती हैं। और जो अंग क्या करते हैं? उनके निषेचन तक जो उत्पन्न किया, जो प्रजनन के जो अंग हैं उनको उत्पादित किया, उन अंगों से क्या कहाँ तक पहुँचाना? निषेचन तक, निषेचन के स्थान तक उनको पहुँचाना। क्या करना? उनको पहुँचाना। और उनमें सहायक करने के लिए जो तंत्र बनता है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को नर तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को नर तंत्र बोलते हैं। मनुष्य के जो नर तंत्र होता है, जो मनुष्य में जो नर तंत्र होता है, उसमें क्या होते हैं? कई भाग होते हैं। क्या? कई भागों से ये मिलकर बना होता है। जो नर प्रजनन तंत्र होता है वो क्या होता है? कई भागों से मिलकर बना होता है। जैसे उसमें क्या होते हैं? वृषण होते हैं, अधिवृषण होते हैं, शुक्रवाहिकाएं होती हैं, पौरुष ग्रंथियाँ होती हैं, शुक्राशय होता है, यूरेथ्रा होता है। ये सारे की सारी चीज़ें क्या होती हैं? इनसे सबसे मिलकर क्या बनता है? नर प्रजनन तंत्र। तो नर प्रजनन तंत्र में क्या क्या है? क्या कह सकते हैं कि जो नरों में जो प्रजनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाले अंग, कौन से? जो नर कोशिका, जो प्रजनन कोशिकाओं को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं वो अंग, और उन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग, क्या? निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंगों को मिलाकर क्या बनता है? नर प्रजनन तंत्र बनता है। क्या बनता है? नर प्रजनन तंत्र बनता है। तो नर प्रजनन तंत्र में क्या क्या आते हैं तो देखते हैं। नर प्रजनन तंत्र के लैंगिक अंग, इसके अंग कौन कौन से? नर प्रजनन तंत्र के अंग कौन कौन से? इनको देखते हैं। तो नर प्रजनन तंत्र फिर पढ़ते हैं। नर प्रजनन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं? वृषण होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। अधिवृषण होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एपिडिडिमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एपिडिडिमस बोलते हैं। शुक्रवाहिका, क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका होती हैं। क्या होती हैं? ये शुक्रवाहिका होती हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? इसको वास डिफरेंस बोलते हैं। फिर क्या होती हैं? पौरुष ग्रंथियाँ होती हैं। पौरुष ग्रंथियाँ को इसके अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। फिर आता है शुक्राशय। शुक्राशय को क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसलस। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसलस बोलते हैं। फिर आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं? मूत्रनली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा को बोलते हैं मूत्रनली। तो ये चीज़, इन सब चीज़ों से मिलकर क्या होता है? क्या बनता है? इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है क्या? प्रजनन तंत्र। इसमें जो क्या होते हैं? जो वृषण होते हैं, ये क्या होते हैं? ये प्राथमिक होते हैं। ये क्या होते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। क्या होता है? ये प्राथमिक लैंगिक अंग है। किसका? पुरुषों का। किसका? पुरुषों का। ये क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। और बाकी जो जितने बचे हैं ये कैसे होते हैं? ये द्वितीयक होते हैं। ये कैसे? द्वितीयक लैंगिक अंग है। क्या? द्वितीयक। ये कैसे हैं? द्वितीयक लैंगिक अंग। क्या है? द्वितीयक लैंगिक अंग है। तो ये क्या है? ये प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा? वृषण है। बाकी का अधिवृषण, शुक्रवाहिका, पौरुष ग्रंथियां, शुक्राशय और यूरेथ्रा, मूत्रनली, ये सब क्या है? द्वितीयक अंग है। कैसे है? ये सब के सब कैसे हैं? द्वितीयक लैंगिक अंग है। तो चलिए इसके चित्र को समझते हैं। वृषण का चित्र।
तो ये है चित्र, ये क्या है, ये किसका, वृषण का चित्र है, जो कटा हुआ भाग है, क्या है, जो कटा हुआ भाग है। तो इसमें ये क्या है, ये पूरा वृषण है। तो इसका जो ये अंदर है, ये क्या है, ये जो दिख रहा है, ये क्या है, ये वृषण है। ये क्या होता है, वृषण होता है। ये क्या होता है, ये वृषण है। ये क्या है, ये वृषण है। इसके अंदर जो जो ये दिख रही है नली, ये क्या है, ये शुक्रजनक नलिका होती है। ये क्या होती है, शुक्रजनक नलिका होती है। ये जो बाहर है, ये क्या, वृषण थैली होती है। ये क्या होती है, ये वृषण थैली होती है। और ये जो उलझी हुई दिख रही है, ये क्या, जो उलझी हुई दिख रही है, ये क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं अधिवृषण। इसको क्या बोलते हैं, अधिवृषण बोलते हैं। क्या होते हैं, अधिवृषण। फिर ये जो निकली हुई नलिका दिख रही है, ये क्या, शुक्रवाहिका है। ये क्या है, शुक्रवाहिका। फिर यहाँ पे क्या, चल के आगे चल के क्या होती है, ये पोरस ग्रंथियाँ होती है। क्या होती है, पोरस ग्रंथियाँ होती है। फिर यहाँ पे क्या होती है, शुक्राशय होता है। क्या होता है, शुक्राशय। इसको ये इस पोरस ग्रंथि क्या बोलते हैं, पीजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीजी, पोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्टेट, सॉरी पोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसको शुक्राशय को क्या बोलते हैं, एस बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस बी, सेमिनल वेसलस। क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसलस, सेमिनल वेसल्स। क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसल्स बोलते हैं। तो शुक्राशय बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये नली होती है, कौन सी, मूत्र नली होती है। जिसके बाद, जिसके द्वारा क्या होते हैं, शुक्राणु बाहर आते हैं। किसके द्वारा, जिसके द्वारा, मूत्र नली के द्वारा क्या होते हैं, शुक्राणु बाहर आते हैं। तो ये प्रक्रिया इसमें होती है। अब देखते हैं ये कैसे कार्य करते हैं, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो देखते हैं ये क्या है, ये अब वृषण है, ठीक है। तो अब वृषण में क्या होती है, जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। ये क्या, ये जो है, ये क्या है, वृषण में शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, जो कैसी होती हैं, जो कैसी, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये क्या होती है, इनमें शुक्राणुओं का, जो ये क्या करती हैं, जो ये हैं, जो शुक्रजनक नलिका है, ये क्या करती हैं, ये शुक्राणुओं को निर्माण करती हैं। ये किसका, जो शुक्रवाहिका है, सॉरी शुक्रजनक नलिका है, ये किसका, ये शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, ये शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ये किसका निर्माण करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। और शुक्राणुओं के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए, जो ताप होता है, क्या, जो ताप होता है, जो ताप होता है वो कितना, शरीर के ताप से कितना, 1 या 2 डिग्री क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 1 या 2 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, शरीर के ताप से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये क्या होते हैं, जो वृषण होते हैं, वो किस लिए, जब ताप को कम करने के लिए, ये क्या होते हैं, जो पुरुष में होते हैं, वो क्या होते हैं, इनकी वृषण थैली क्या होती है, बाहर, शरीर के क्या होती है, बाहर होती है। क्या होती है, शरीर के बाहर होती है। कहाँ पे होती है, शरीर के बाहर होती है। पुरुष वृषण थैली कहाँ होती है, शरीर के बाहर, या शरीर, पुरुष में कहाँ, वृषण कहाँ, शरीर के बाहर पाए जाते हैं। जो कि इनका शुक्राणु का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, जो शुक्रवाहिका हैं, ये क्या करते हैं, शुक्रवाहिका क्या करती हैं, शुक्राणु का निर्माण करती हैं। किनका करते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, शुक्रवाहिकाओं ने क्या किया, शुक्राणुओं का निर्माण किया। किन, शुक्रवाहिकाओं ने शुक्राणुओं का निर्माण किया। फिर क्या, फिर इसके बाद क्या, जो अधिवृषण है, फिर किसका काम आएगा, फिर आएगा काम अधिवृषण का। किसका काम आएगा, अधिवृषण का। तो अधिवृषण में क्या होगा, जो शुक्राणुओं का क्या होगा, संग्रहण होता है। यहाँ पे क्या, तो शुक्राणुओं का यहाँ पे निर्माण हुआ। फिर अधिवृषण में क्या, तो शुक्राणुओं का संग्रहण होता है। क्या, तो संग्रहण, संग्रहण होता है। संग्रहण के बाद क्या होता है, यहाँ पे शुक्राणु क्या करते होते हैं, परिपक्व अवस्था प्राप्त करते हैं। क्या होते हैं, परिपक्व अवस्था प्राप्त करते हैं। कहाँ पे, अधिवृषण में। जब शुक्राणु क्या होते हैं, अधिवृषण में परिपक्व अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, फिर इसके बाद कहाँ पे जाते हैं, ये शुक्र वाहिका में जाते हैं। कहाँ पे, शुक्रवाहिका नलिका में प्रवेश करते हैं। शुक्रवाहिका नलिका में प्रवेश करके ये कहाँ पे जाते हैं, ये शुक्राणु जो ये कहाँ पे जाते हैं, ये वृषण थैली से, कहाँ से, वृषण थैली से कहाँ पे जाते हैं, ये उदर गुहा में ले जाते हैं। ये कौन सी, शुक्रवाहिका कहाँ पे, उदर गुहा में ले जाते हैं। उदर गुहा में कहाँ पे ले जाती हैं, वो ले जाती हैं कहाँ, पोरस ग्रंथि में। कहाँ पे, पोरस ग्रंथि में, प्रोस्टेट ग्लैंड में ले जाती हैं। कहाँ पे, अब यहाँ कहाँ से, यहाँ पे बने, यहाँ पे क्या होगा, उनको वृद्धि विकास होगा। इसके बाद कहाँ से, शुक्रवाहिकाओं से होते हुए कहाँ, पोरस ग्रंथियाँ में पहुँच गए। कहाँ, पोरस ग्रंथि में पहुँच गए। अच्छा, उदर गुहा में से होते हुए कहाँ, पोरस, उदर गुहा में जो पोरस ग्रंथि होती है, वहाँ पे जब शुक्राणु पहुँच गए, तो वहाँ पे क्या होता है, जो शुक्राणु के लिए क्या होता है, एक तरल पदार्थ स्रावित होता है। यहाँ पे क्या होता है, पोरस ग्रंथि में क्या होता है, एक तरल पदार्थ स्रावित होता है। क्या होता है, तरल पदार्थ स्रावित होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा, इसमें, जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। क्या, तो सिट्रिक एसिड होता है। जो सिट्रिक एसिड क्या करता है, ये क्या करता है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, जो क्या करता है, शुक्राणुओं को क्या करता है, गति पैदा करता है, या गतिशील बनाता है। क्या करता है, शुक्राणुओं को क्या करता है, गतिशील। तो यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से शुक्राणुओं को गति मिलती है। तो यहाँ से जो पोरस ग्रंथि है, ये क्या करती है, शुक्राणुओं को क्या करती है, गतिशील बनाती है। क्या करती है, गतिशील बनाती है।
शुक्राणु कहाँ पे, पोरस ग्रंथि पे आ गए। तो शुक्राणु के इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद फिर कहाँ पे पहुँचते हैं, पोरस ग्रंथि से कहाँ पहुँचते हैं, शुक्राशय में पहुँच जाते हैं। कहाँ पे, शुक्राशय में पहुँच जाते हैं। जब शुक्राशय में पहुँच जाते हैं तो शुक्राशय में क्या होता है, यहाँ पे शुक्राशय में भी क्या होता है, एक और दूसरा क्या होता है, तरल पदार्थ स्रावित होता है। क्या होता है, शुक्राशय में भी क्या होता है, एक दूसरा तरल पदार्थ स्रावित होता है, जिसमें क्या होती है, जिसमें फ्रक्टोज की मात्रा अधिक होती है। किसकी होती है, जिसमें होती है फ्रक्टोज की मात्रा अधिक होती है। जिस फ्रक्टोज की मात्रा अधिक इसलिए होती है जिससे क्या हो, शुक्राणुओं को क्या हो, पोषण प्राप्त हो सके। क्या हो, शुक्राणुओं को क्या मिले, पोषण, क्या मिल सके, पोषण मिल सके। किनको, शुक्राणुओं को क्या मिल सके, पोषण मिल सके। और जो फ्रक्टोज से ही क्या करते हैं, शुक्राणु क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। जो शुक्राणु होते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, वो करते हैं फ्रक्टोज से। किससे, फ्रक्टोज से क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। फिर क्या होता है, जब इन दोनों ग्रंथियों से क्या, ये सब मिलने के बाद जब इन दोनों ग्रंथियों के साथ जो शुक्राणु एक साथ क्या होते हैं, इन दोनों ग्रंथियों से जब स्राव होता है, क्या होता है, जब इन दोनों ग्रंथियों से जब दोनों एक साथ क्या होता है, स्राव होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। सीमेन, या क्या बोलते हैं हिंदी में, वीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीर बोलते हैं। तो सीमेन बोलते हैं, उसे सीमेन बोलते हैं, जो किसके द्वारा, मूत्र नली के द्वारा क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। क्या आते हैं, बाहर आता है, जिसे क्या बोलते हैं, शुक्राणु क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। किसके द्वारा, यूरेथ्रा के द्वारा। इस तरह से ये क्या होता है, इस तरीके से ये कार्य करता है। क्या करता है, कार्य करता है। अब आपने सुना होगा कि क्या होता है, पुरुषों में एक चीज़ सुनी होगी, क्या होगी, नसबंदी सुनी होगी। क्या होगी, क्या सुना होगा, नसबंदी सुनी होगी। तो नसबंदी में क्या होता है कि नसबंदी में जो होती है क्या, जो क्या होती है, जो शुक्रवाहिका होती है, जो शुक्रवाहिका नली होती है, तो इसको क्या किया जाता है, इसको काट दिया जाता है। इसको क्या किया जाता है, इसको काट के इसको क्या कर दिया, इसको बांध दिया जाता है। इसको क्या बांध दिया जाता है, जिससे क्या होते हैं, तो यहाँ पे क्या शुक्रजनक नलिका में शुक्राणु बनते हैं और यहाँ पे क्या अधिवृषण में उनका पोषण होता है। पोषण होने के बाद ये क्या यहाँ पे पोरस ग्रंथि में नहीं आ पाते। क्या होते, पोरस ग्रंथि में नहीं आ पाते। इनको क्या यहीं पे रोक दिया जाता है, इसको काट के इसको बांध दिया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नसबंदी। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नसबंदी। तो ये इस तरीके से ये कार्य होता है। अब इसको भाषा में हम देखते हैं। तो वृषण में देखते हैं क्या, वृषण में शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। किसमें, वृषण में क्या पाई जाती हैं, शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, जो अर्ध सूत्री विभाजन के द्वारा, किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, किनका निर्माण करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। इस कार्य के लिए क्या होता है, इस कार्य के लिए तापमान, शरीर के तापमान से कितना, 1 या 2 डिग्री क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इस काम के लिए कितना जो तापमान है वो शरीर का तापमान से कितना 1 से 2 डिग्री कम होना चाहिए। इसलिए क्या होता है, जब शरीर कम होना चाहिए तो इसलिए क्या, जो वृषण होते हैं वो क्या होते हैं, जो पुरुष में वृषण होते हैं वो क्या होते हैं, शरीर के बाहर होते हैं। जो वृषण थैली होती है वो क्या शरीर के बाहर पाई जाती है। कहाँ पे, शरीर के बाहर पाई जाती है। फिर जी यहाँ पे क्या वृषण का निर्माण हुआ। फिर वृषण, अधिवृषण, क्या होता है, अधिवृषण। तो अधिवृषण में क्या होता है, शुक्राणुओं का क्या संग्रहण होता है, क्या होता है, संग्रहण होता है। और क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं उनकी क्या, वो क्या अपनी अवस्था को क्या परिपक्व अवस्था प्राप्त करते हैं, या क्या क्या कहते हैं, शुक्राणु वहाँ परिपक्वता प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, परिपक्वता प्राप्त करते हैं। फिर क्या होता है, फिर अधिवृषण से फिर क्या शुक्रवाहिकाओं, क्या शुक्रवाहिकाओं में क्या शुक्राणुओं को वृषण थैली से उदर गुहा में ले जाया जाता है। वृषण थैली से कहाँ पे ले जाया जाता है, शुक्राणुओं को उदर गुहा में ले जाया जाता है। उदर गुहा में कहाँ पे, उदर गुहा में ले जाया जाता है। किसमें, पोरस ग्रंथि में। किसमें, पोरस ग्रंथि में। तो किस में ले जाया था, पोरस ग्रंथि में, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में ले जाया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में पहुंच जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर जब उदर गुहा में कहाँ पे, प्रोस्टेट ग्लैंड या पोरस ग्रंथि में जो शुक्राणु होते हैं तो पहुंच जाते हैं, तो फिर क्या शुक्राणुओं के लिए क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, एक तरल पदार्थ स्रावित होता है। क्या होता है, तरल पदार्थ। किसमें, पोरस ग्रंथि में क्या होता है, एक तरल पदार्थ स्रावित होता है। जो तरल पदार्थ क्या करता है, जो किस जिसमें क्या, जो जिसमें सिट्रिक अम्ल, कौन सा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। किसमें, जो पदार्थ स्रावित होता है उसमें कौन सा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो क्या करता है, जो शुक्राणुओं को क्या गतिशील बनाता है। क्या करता है, शुक्राणुओं को गतिशील बनाता है। क्या करता है, गतिशील बनाता है। फिर शुक्राशय में पहुंच गए। अब कहाँ पे पहुंचे हम, कहाँ पे, पुरुष ग्रंथि। पुरुष ग्रंथि से कहाँ पे पहुंचे, शुक्राशय में। कहाँ पे पहुंचे, शुक्राशय में। तो शुक्राशय में भी क्या होता है, एक दूसरा
तरल पदार्थ क्या होता है, स्रावित होता है। क्या होता है, एक तरल पदार्थ क्या शुक्राशय से भी क्या होता है, स्रावित होता है। शुक्राशय क्या क्या करता है, एक तरल पदार्थ को दूसरे तरल पदार्थ को क्या करता है, स्रावित करता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें किसकी फ्रक्टोज की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है, फ्रक्टोज की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। या जिसमें क्या होती है, फ्रक्टोज की मात्रा होती है। जो फ्रक्टोज की मात्रा के कारण से क्या होता है, किसमें शुक्राणुओं को क्या पोषण प्राप्त होता है। क्या होता है, शुक्राणुओं को पोषण प्राप्त होता है। किससे शुक्राणुओं को पोषण प्राप्त होता है, वो होता है फ्रक्टोज से। किससे, फ्रक्टोज से शुक्राणुओं को क्या होता है, पोषण प्राप्त होता है। क्या होता है, पोषण प्राप्त होता है। फिर जो शुक्राणुओं के क्या होते हैं, शुक्राणुओं के साथ, जब शुक्राणु के साथ क्या होता है, इन दोनों ग्रंथियों की क्या होता है, जब दोनों ग्रंथियों के स्राव को क्या होता है, इन शुक्राणुओं के साथ, शुक्राणु और इन दोनों ग्रंथियों को जो पदार्थ स्रावित होते हैं, उन तीनों को मिला के क्या करते हैं, उसको बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं, सीमेन, या क्या बोलते हैं हिंदी में, वीर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। जो किसके द्वारा, यूरेथ्रा के द्वारा क्या होता है, बाहर आ जाता है। क्या होता है, जो यूरेथ्रा के द्वारा क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो ये चीज़ थी किसकी, मानव सॉरी किसके बारे में पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे हैं पुरुष प्रजनन तंत्र, या क्या, नर प्रजनन तंत्र। तो ये नर प्रजनन तंत्र के बारे में अब देखते हैं। वही नसबंदी, या क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं इंग्लिश में वेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं इंग्लिश में वेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वेसेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी या नसबंदी, इसमें क्या होता है, पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों में परिवार नियोजन के लिए क्या होता है, परिवार नियोजन के लिए किसके द्वारा, शल्य क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा, शल्य क्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें शुक्रवाहिकाओं, किसको, शुक्रवाहिकाओं को काट कर क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, शुक्रवाहिकाओं को काट के बांध दिया जाता है। जिससे क्या होता है, शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते। क्या होते, शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते, और क्या होता है, जनसंख्या या परिवार नियोजन हो जाता, परिवार की वृद्धि नहीं होती। तो ये चीज़ थी। अब देखते हैं, ये हमने देखा नर प्रजनन तंत्र। क्या देखा, ये देखा हमने नर प्रजनन तंत्र। अब देखते हैं हम मादा प्रजनन तंत्र, मादा प्रजनन तंत्र। अब देखते हैं मादा प्रजनन तंत्र। तो मादा प्रजनन तंत्र, अगर हम मादा प्रजनन तंत्र में किसकी, मनुष्यों की बात करें, किसकी, मनुष्यों की बात करें, हमें मनुष्यों के बारे में ही पढ़ना है। तो मादा प्रजनन तंत्र में मनुष्यों की बात करते हैं। तो मनुष्यों में जो मादा होती है उसमें क्या होता है, सामान्यतः कितने, सामान्यतः लगभग मादा में जो कितने 12 से कितने 13 वर्ष, कितने 12 से 13 वर्ष की आयु में क्या होता है 12 से 13 वर्ष की आयु में क्या होता है, जो जनन अंग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं। कितने सक्रिय हो जाते हैं, कितने वो हो जाते हैं, 12 से 13 साल में क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो 12 से 13 वर्ष की उम्र में सक्रिय हो जाते हैं। और प्रजनन अंगों के सक्रिय होने से क्या होते हैं, कुछ हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होने लगते हैं। क्या होते हैं, हार्मोन स्रावित होने लगते हैं। अब जैसे मादा में क्या होता है, जैसे इसमें कुछ मन शरीर में क्या होता है, परिवर्तन भी होते हैं। क्या होते हैं, इसमें मादा में परिवर्तन, नर में भी परिवर्तन होते हैं, लेकिन मादा में भी परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, जैसे कुछ जैसे स्तनों में वृद्धि होना, क्या होना, स्तनों में वृद्धि होना। नरों में क्या होता है, दाढ़ी मूंछ का आना। क्या ना, नरों में दाढ़ी मूंछ का आना। तो हम पढ़ रहे हैं मादा प्रजनन तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मादा प्रजनन तंत्र। तो मादा प्रजनन तंत्र में क्या होते हैं, मादा प्रजनन तंत्र के जो प्रमुख अंग हैं वो कौन कौन से हैं, उनको देखते हैं। क्या करते हैं, उनके जो मादा प्रजनन तंत्र के जो प्रमुख अंग हैं उनको कौन कौन से देखते हैं। तो मादा प्रजनन तंत्र में क्या, अंडाशय, जिसको क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। तो अंडाशय, अंडवाहिनी, इसको क्या बोलते हैं, फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिलोपियन ट्यूब। गर्भाशय, जिसको क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। फिर आता है गर्भाशय ग्रीवा। क्या, गर्भाशय ग्रीवा, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको केरवैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केरवैक्स बोलते हैं, या गर्भाशय ग्रीवा। फिर आता है जन्म नली या बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल, जन्म नली, या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को योनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को योनि बोलते हैं। तो ये चीज़ इसमें भाग है। अब इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। इनमें देखते हैं, इसमें जो मादा का जो अंडाशय होता है, ये क्या होता है, ये होता है इसका प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। ये क्या होता है, ये होता है जो अंडाशय होता है वो होता है क्या, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। ये क्या, तो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। बाकी जो इतने हैं, अंडवाहिनी, गर्भाशय ग्रीवा और
जन्म नली, ये क्या होते हैं, द्वितीयक होते हैं। ये कैसे, द्वितीयक होते हैं, द्वितीयक लैंगिक, ये कैसे द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं, ये कैसे द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। तो इतनी चीज़ें इसमें होती हैं। अब देखते हैं इसको चित्र में, इसका देखते हुए एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। तो ये चित्र है, तो इसमें देखते हैं, ये क्या है, ये जो है ये क्या है, ये है अंडाशय। क्या है ये, अंडाशय है। ये क्या है, अंडाशय। ये क्या है, अंडाशय। ये क्या है, ये है अंडवाहिनी। ये क्या है, अंडवाहिनी। ये क्या है, अंडवाहिनी। ये क्या है, गर्भाशय। ये क्या है, ये गर्भाशय है। ये क्या है, गर्भाशय है। फिर ये क्या है, ये है गर्भग्रीवा। ये क्या है, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा होती है। ये क्या होती है, गर्भाशय ग्रीवा। फिर ये क्या है, ये है बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल। ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं योनि वाला भाग। तो ये चीज़ इतनी चीज़ें हैं, दिख नहीं रहे, इसको कोई दिक्कत नहीं, फिर बाद में इसको देख लेंगे, आगे पीछे कर लेंगे। तो ये क्या है, अंडाशय। एक या इस साइड भी क्या होता है, अंडाशय होता है। एक या इस साइड भी अंडाशय। तो इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। तो ये अंडाशय। अब इसमें ये क्या होता है, जो अंडाशय होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जब गर्भाशय में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, अंडाशय में क्या होते हैं, अंडा क्या होते हैं, अंडाशय में होते हैं क्या, अंडा। तो अंडा गर्भाशय से क्या होते हैं, परिपक्व होकर क्या होते हैं, यहाँ पे कैसे अपरिपक्व अवस्था में होते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे अंडाशय में क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। क्या होते हैं, अंडाशय में क्या होते हैं, अंडाणु, अंडाणु। और ये अंडाणु कब होते हैं, यहाँ पे कब बनते हैं, तो ये अंडाणु कब बनते हैं, जब क्या होता है, जब ये अंडाणु क्या होते हैं, जब भ्रूण का विकास होता है। कब होता है, भ्रूण का विकास, जब ये मादा इसका जन्म होने के पहले, जब जन्म होने के पहले जब क्या होता है, ये भ्रूण में थी, क्या थी, ये भ्रूण थी, तभी क्या होता है, इसके जो अंडाशय में क्या अंडाणुओं का क्या होता है, निर्माण या विकास हो जाता है। क्या होता है, विकास हो जाता है। जब ये खुद थी, क्या थी, भ्रूण अवस्था में थी। कैसी थी, ये खुद, ये मादा खुद थी भ्रूण अवस्था में, तब इसके गर्भाशय के क्या जो अंडाशय है उसमें क्या अंडाणुओं का विकास हो चुका था, क्या हो जाता है, क्या होता है, हो जाता है। और इसमें क्या होते हैं, इसके अंडाशय में क्या असंख्य अंडाणु होते हैं। क्या होते हैं, असंख्य अंडाणु, जो कैसे अर्धविकसित अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं, अर्धविकसित अवस्था में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, अर्धविकसित अवस्था में होते हैं, जो जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ क्या होता है, अंडाशय, ये कहाँ पे, ये अंडाशय में पाया जाता है। ये किसमें, ये अंडाशय में पाए जाते हैं। किसमें, अंडाशय में ये पाए जाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर मादा में जो अंडाणु है उनका निर्माण कब होता है, किसका, अंडाणुओं का निर्माण कब होता है, तो मादा के जन्म के पहले किस टाइम पे, जब वो भ्रूण अवस्था में थी, तभी क्या हो जाता है, अंडाणुओं का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे क्या अंडाणु किस रूप में, अर्धविकसित अवस्था में, किसमें, अर्धविकसित अवस्था में है। फिर क्या होता है, जब मादा क्या होती है, लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। क्या होती है, जब मादा में लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, तो लैंगिक परिपक्वता आने के बाद क्या होता है कि हर महीने क्या होता है, हर महीने एक अंडाशय क्या होता है, एक अंडाशय क्या होता है से, अंडाशय से क्या, एक अंडाशय से, सॉरी, अंडाशय से क्या होता, एक अंडाणु क्या, अंडाशय से एक अंडाणु क्या होता, मुक्त होता। कहाँ, यहाँ से एक अंडाणु क्या होता, यहाँ से एक अंडाणु, इसमें क्या बहुत सारे अंडाणु, तो एक अंडाणु क्या यहाँ पे आ गया, क्या होगा, एक अंडाणु यहाँ पे मुक्त होता है। जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं अंडोत्सर्जन, क्या बोलते हैं, या ओवुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्जन बोलते हैं, या ओवुलेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवुलेशन। तो फिर ये अंडा इसमें किसमें, फेलोपियन ट्यूब में या अंडवाहिनियों में आ जाता है। किसमें आ जाता है, अंडवाहिनियों में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये क्या हुआ, अंडाणु आ गया यहाँ पे। और यहाँ से जब क्या होता है, जब यहाँ से शुक्राणु प्रवेश करते हैं, क्या होता है, संख्या, असंख्य संख्या में, तो शुक्राणु क्या इधर बगते हैं, इधर बगते हैं, तो क्या होता है, इस साइड से। तो इनका निषेचन कहाँ पे होता है, इनका निषेचन होता है, शुक्राणु अंडाणु का मिलन कहाँ होता है, फिलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पे, इसी पे अंडवाहिनी में होता है। कहाँ पे होता है, अंडवाहिनी में होता है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से शुक्राणु आए और यहाँ से अंडाणु, तो इनका कहाँ, यहाँ पे क्या होगा, मिलन हुआ। क्या होगा,
मिलन हुआ तो दोनों मिलके क्या हो, यहाँ पे कहाँ पे अंडवाहिनी में इनका क्या होगा, निषेचन होगा। क्या होगा, इनका निषेचन संपन्न कहाँ पे, अंडवाहिनी में होता है। कहाँ होता है, अंडवाहिनी में निषेचन होता है। अब निषेचन के बाद क्या होता है, ये किसको, जाइगोट बन जाता है। ये क्या हो, निषेचन के बाद क्या हो, जाइगोट बन जाता है। तो जाइगोट किसको, जाइगोट के रूप में इसकी क्या होती है, भ्रूण विकास की अवस्था में क्या होती है, इसकी विकास होता है। किस रूप में, जाइगोट के रूप में इसका क्या होता है, फिर विकास होता है। फिर ये क्या आगे बढ़ता जाता है, किस प्रकार, इस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ किस रूप में, जाइगोट के रूप में। किसके रूप में, जाइगोट के रूप में इसका क्या होता है, विकास होता है। और ये क्या आता है, ये गर्भाशय की दीवार में आके क्या होता है, ये चिपक जाता है। ये क्या होता है, गर्भाशय की दीवार में क्या होता है, जुड़ जाता है। ये आके कहाँ पे, गर्भाशय की दीवार, ये क्या, गर्भाशय, तो गर्भाशय की दीवार में ये आके क्या होता है, जुड़ जाता है। जुड़ने को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इसको जुड़ने को क्या बोलते हैं, इसकी प्रक्रिया को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। ये क्या होता है, जो जाइगोट बना, जो जाइगोट बना, किसके, अंडाणु शुक्राणु के मिलने से, निषेचन होने के बाद जो जाइगोट बना, वो उसके क्या हुआ, वो कहाँ पे, दीवार में, किसके, गर्भाशय के दीवार में आके चिपक गया। क्या हो, चिपक गया, जिसे क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे प्लेसेंटा। क्या होता है, प्लेसेंटा, जो क्या हो, हमारी नाभि से जुड़ा होता है। क्या हो, नाभि से, वो क्या होता है, इससे प्लेसेंटा, और किससे जुड़ जाता है, प्लेसेंटा से, किससे, जो गर्भाशय की दीवार से क्या, प्लेसेंटा जुड़ जाता है। क्या होता है, प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। क्या, जिससे क्या होता है, जिस भ्रूण को क्या होता है, वृद्धि विकास के लिए पोषक तत्व मिलते हैं। क्या होते हैं, भ्रूण के पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा वृद्धि विकास होती है। फिर क्या होता है, इसके 40 हफ्तों तक, कितने, 40 सप्ताह तक इसी प्रकार इसका क्या होता है, विकास होता है। क्या होता है, इसी प्रकार भ्रूण का विकास होता है। 40 सप्ताह के बाद क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। क्या होता है, 40 सप्ताह के बाद क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। फिर ये क्या, फिर इसके द्वारा बच्चे का फिर क्या होता है, जन्म होता है। वर्त कैनाल से क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो इतनी ये कहानी इसमें थी। क्या होता है, फिर बच्चे का जन्म होता है। इसी में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, जब जैसे पुरुषों में क्या था, नसबंदी, तो स्त्रियों में क्या होती है, नलबंदी। क्या होती है, नलबंदी होती है। क्या होती है, नलबंदी, नलबंदी। तो इसमें क्या होता है, जो अंडवाहिनियाँ, क्या जो अंडवाहिनी है, तो इनको काट के क्या कर दिया जाता है, इनको काट के इनको बांध दिया जाता है। इनमें क्या होता है, इनमें अंडवाहिनियों को क्या कर दिया जाता है, काट के बांध दिया जाता है। जिससे क्या होता है, अंडा बाहर नहीं जा पाता। क्या होता है, जो अंडा है वो क्या है, बाहर नहीं जा पाता, गर्भाशय में नहीं जा पाता। और जो शुक्राणु होते हैं वो क्या, उनका निषेचन नहीं हो पाता। जिससे क्या हो जाता, परिवार नियोजन में क्या होती, हेल्प मिल जाती। क्या होती, परिवार नियोजन हो जाता है। तो ये चीज़, ये मादा प्रजनन तंत्र है। ये क्या है, मादा प्रजनन तंत्र। तो यहाँ से अंडाशय से अंडाणु निकला, यहाँ से क्या हुआ, शुक्राणु आया, इनका मिलन कहाँ पे, अंडवाहिनी में, निषेचन हुआ अंडवाहिनी में। फिर गर्भाशय में आया, गर्भाशय में क्या, गर्भाशय की दीवार से क्या हुआ, जुड़ गया। जुड़ने के बाद क्या, प्लेसेंटा का निर्माण हो गया। प्लेसेंटा के निर्माण के बाद क्या होता, ये 40 सप्ताह बाद क्या होता, बच्चे का जन्म होता है। तो ये प्रक्रिया होती है। अब देखते हैं इसको भाषा में। फिर इसके बाद पढ़ेंगे किस प्रकार से ये होता है, किस प्रकार से भ्रूण का विकास होता है। अब देखते हैं, जो अंडाशय, क्या जो अंडाशय में अंडाणु, क्या होता, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण क्या होता है, जो मादा में क्या होता है, मादा में अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण किस, भ्रूण विकास के दौरान ही हो जाता है। किस दौरान, भ्रूण विकास के दौरान ही हो जाता है। जब जो मादा है वो किस रूप में, भ्रूण के रूप में थी। क्या, भ्रूण के रूप में थी, तभी क्या होता है, उसके अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण हो चुका था। क्या था, अंडाणुओं का निर्माण हो चुका था, तो हो जाता है। और मादा में क्या, असंख्य, कैसे, असंख्य अर्धविकसित अंडाणुओं के साथ क्या होती, पैदा होती है। जो मादा होती है वो कैसे, असंख्य अंडाणुओं के साथ ही क्या होती, पैदा होती है। जिसे क्या बोलते हैं, जिसे ग्राफियन फॉलिकल, क्या ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। यह किसके, अंडाशय में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, अंडाशय में ही पाया जाता है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, जो अर्धविकसित अंडाणु हो तो इनको क्या, ग्राफियन फॉलिकल बोला जाता है। तो उसको ये किस अंडाशय में पाए जाते हैं, किसमें, अंडाशय में पाए जाते हैं। अब प्यूबर्टी, लैंगिक परिपक्वता के बाद, किसके बाद, जब लैंगिक परिपक्वता हो जाती है, जब क्या होते हैं, 12 से 13 वर्ष के समथिंग जब एज हो जाती है, तब क्या हो जाते हैं, वो लैंगिक परिपक्वता होने लगती है। तो उसके बाद क्या होता है, लैंगिक परिपक्वता के बाद क्या होता है, प्रति माह, कहते हैं कितनी, क्या, प्रति महीने
अंडाशय से, किससे, अंडाशय से क्या होता है, एक अंडाणु, कितना, एक अंडाणु मुक्त होता है। क्या होता है, एक अंडाणु मुक्त होता है, जिसे क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्जन या ओव्यूलेशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्या, अंडोत्सर्जन होता है। क्या होता है, अंडोत्सर्जन होता है। इसी को यह कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंडोत्सर्जन कहते हैं। तो अंडोत्सर्जन होने के बाद क्या, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे, फिलोपियन ट्यूब में या अंडवाहिनियों में संपन्न होती है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, अंडवाहिनियों में पूर्ण होती है। कहाँ पे होती है, अंडवाहिनियों में। और समझते हैं निषेचन। निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या होता है, जाइगोट बनता है। जब जाइगोट बनता है तो उसको वृद्धि विकास के लिए कहाँ से ऊर्जा मिलती है, उसको पोषक तत्व कहाँ मिलते हैं, तो उसको वृद्धि विकास के लिए उसको पोषक तत्व मिलते हैं कहाँ, भ्रूण विकास की अवस्था में। कहाँ से, तो वो किसी रूप में ही, वो किसके, भ्रूण के रूप में ही, कि किस रूप में, भ्रूण की अवस्था में ही क्या करता है, वो विकास करता है। क्या करता है, भ्रूण के रूप में ही क्या करता है, वो विकास करता है। और फिर क्या करता है, जो गर्भाशय की दीवार में जाके क्या होता है, जुड़ जाता है। किसमें, गर्भाशय की दीवार में जाके जुड़ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। तब इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, प्लेसेंटा, क्या होता है, प्लेसेंटा का निर्माण होता है। किसका होता है, प्लेसेंटा का निर्माण होता है। तो प्लेसेंटा के निर्माण के बाद क्या होता है, जिसके कारण, प्लेसेंटा के निर्माण के कारण क्या होता है, भ्रूण को क्या होता है, पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। क्या होती है, पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद क्या होता है, जो 40, फिर ये यही प्रक्रिया कितने 40 हफ्तों तक चलती है। कितने, 40 हफ्तों तक ये क्या प्रक्रिया चलती है। जिसके बाद क्या होता है, भ्रूण विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। और फिर क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। क्या होता है, फिर बच्चे का जन्म होता है। तो ये प्रक्रिया इस प्रकार चलती है। अब देखते हैं भ्रूण विकास कैसे होता है। तो भ्रूण विकास कैसे होता है, तो पहले देखते हैं, पहले क्या हुआ, पहले दोनों का, एक अंडाणु और एक शुक्राणु किस रूप में, गैमेट के रूप में आया। क्या, ये क्या, ये शुक्राणु और ये अंडाणु, दोनों किस रूप में, गैमेट के रूप में आए। इन दोनों के मिलने से क्या हुआ, निषेचन होने के बाद क्या होगा, भ्रूण बना। क्या बना, जाइगोट बना। क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद क्या हुआ, इसका क्या हुआ, विकास हुआ। तो कितने, ये किस रूप में, कोष के विभाजन इसका किसके, दो बराबर भागों में। किसके, दो बराबर भागों में। तो ये किसने, दो, इसमें ये कितने, ये जो है ये कितने, दो भागों में टूट गया। कितने, दो भागों में। दो से कितनी कोशिका बनी है इसकी, दो से कितनी हो गई, चार हो गई। कितनी, चार। तो ये कितने, चार कोशिकाओं में टूट गया। कितनी, चार कोशिकाओं में टूट गया। चार से कितनी, ये कितनी, आठ में हो गया। कितनी, आठ कोशिकाओं में। आठ से कितनी, 16। 16 से कितनी, 32। अब जो 16 से जो 32 होती हैं उसको क्या बोलते हैं, 16 से 32 कोशिका जब हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं मोरूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, MORULA, मोरूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोरूला। फिर इसके बाद कितनी होती हैं, इसके बाद होती हैं कितनी, 64। कितनी, 16, 32 की कितनी हुई, 64 कोशिकाएं होंगी। क्या होगी, कितनी होगी, 64 हो गई। कितनी, 64। 64 से फिर कितनी हो गई, 64 के बाद कितनी, 128। कितनी, 128। 128 से कितनी, 256। तो 128 से 256 जब कोशिकाएं होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैस्टुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्लास्टुला। क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला। उसको बेलास्टुला बोलते हैं। क्या, 256 कोशिकाओं, क्या बोलते हैं, उसको बेलास्टुला बोलते हैं। बेलास्टुला के बाद फिर क्या होता है, फिर ये क्या, इसके बाद और कोशिकाएं बढ़ेंगी, फिर क्या हो जाए, उसको बोलते हैं गैस्टुला। ये फिर और कोशिकाएं का निर्माण हुआ, फिर इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिर गैस्टुला। क्या बोलते हैं, गैस्टुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्टुला। गैस्टुला के बाद क्या होता है, फिर और जब 3 गैस्टुला मिलके बन जाते हैं। कितने, 3 गैस्टुला मिलके बनते हैं। 3 गैस्टुला मिलके जो कोशिका बनती है तो उसको जो क्या होता है, इनका फिर क्या होता है, समूह बन जाता है। क्या होता है, ये समूह, इनका फिर क्या है, इनका किनका, गैस्टुला का समूह जो होता है, इनका जो समूह हो गया, क्या हो, इनका समूह मिलकर क्या बनाता है, इनका समूह मिलकर बनाता है क्या, अंगों का निर्माण करता है। गैस्टुला का समूह क्या बनता है, अंगों का निर्माण। यहाँ से क्या होता है, अंगों का निर्माण होता है। किनका, अंगों का निर्माण होता है। किनका होता है, अंगों का निर्माण। अंगों के निर्माण के बाद क्या होता है, फिर भ्रूण का वृद्धि विकास होता है। क्या होता है, फिर भ्रूण का भ्रूणी वृद्धि विकास। क्या होता है, भ्रूणी वृद्धि विकास। फिर इसके बाद क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो ये प्रक्रिया होती है। तो क्या प्रक्रिया होती है, दोनों क्या है, यहाँ से क्या है, गैमेट आए। ये क्या है, गैमेट।
ये गैमेट, दोनों गैमेट आए, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु, इनका क्या हो निषेचन हुआ। निषेचन के बाद क्या बना, जायगोट बना। क्या जायगोट, जायगोट को कितने 2 कोशिका में विभाजित हुआ, फिर 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16, 16 से 32, 16 से 32 को क्या बोल देते हैं, मोरूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोरूला। फिर 64 हुई, 64 से 128, 128 256, 256 कोशिका बनी। फिर इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, इसका साफ नहीं लिखा, इसको लिख दे, बेलास्टुला, बेलास्टुला। क्या, बेलास्टुला। तो बेलास्टुला से फिर क्या गैस्टुला बना, के क्या बना, फिर बना गैस्टुला। गैस्टुला के बाद जब गैस्टुला का समूह हो गया तो किस, उससे फिर क्या बना, अंगों का निर्माण हुआ। क्या हुआ, अंगों का निर्माण हुआ। अंगों के निर्माण के बाद क्या हुआ, भ्रूण का, भ्रूणी वृद्धि विकास हुआ, तो अंग बन गए, तो उनका फिर क्या हुआ, अंगों का वृद्धि विकास हुआ। इसके बाद क्या हुआ, बच्चे का जन्म हुआ। क्या होता, इसके बाद बच्चे का जन्म होता है। तो और देखते हैं आगे फिर। अब देखते हैं हम मादा प्रजनन चक्र, जिसे क्या बोलते हैं, मासिक चक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मासिक चक्र भी बोलते हैं। तो मादा प्रजनन चक्र को देखते हैं, ये कैसे चलता है, ये कैसे काम करता है, किस प्रकार से चलता है। तो इसमें क्या है, मादा प्रजनन चक्र के कितने, जो मादा प्रजनन चक्र होता है उसमें कौन सा दिन, 14वें दिन। कौन से, 14वें दिन क्या होता है, 14वें दिन क्या होता है, जो मादा प्रजनन चक्र का जो क्या कौन सा होगा, 14वें दिन, उस दिन क्या होता है, अंडोत्सर्जन होता है। किस दिन, 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो 14वें दिन क्या होगा, अंडोत्सर्जन होगा। क्या होगा, अंडोत्सर्जन होगा। फिर वो क्या होगा, 14वें दिन तक क्या होगा, वो गर्भाशय की क्या होगी, 14वें दिन तक क्या होगा, गर्भाशय की अंदरूनी दीवार पूर्ण रूप से क्या होगी, जब तक क्या हो जाती, जो गर्भाशय की जो दीवार है वो क्या हो जाती, जो जो कहती ये दीवार, ये क्या हो जाती, ये पूर्ण रूप से क्या हो जाती, विकसित हो जाती है। ये दीवार क्या हो जाती, पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। ये गर्भाशय की दीवार क्या हो जाती, पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। कौन से दिन तक, 14वें दिन तक। जब तभी क्या होता है, 14वें दिन तक जब विकसित हो जाती है तो क्या होता है, अंडाणु का अंडोत्सर्जन होता है। जिससे जिसे क्या होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, इसे जिसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतः गर्भाशय कला। क्या बोलते हैं, अंतः गर्भाशय कला कहते हैं। क्या होते हैं, अंतः गर्भाशय कला विकसित हो जाती है। क्या हो जाती है, अंतः गर्भाशय कला विकसित हो जाती है। तो अंतः गर्भाशय कला विकसित हो जाती है, जो किसके लिए, जो अंतः गर्भाशय विकसित कला है वो, उसका विकास किसके लिए, निषेचन के बाद गर्भ स्थापना और किसके लिए, प्लेसेंटा निर्माण के लिए क्या होती, आवश्यक होती है। जो क्या है, जो एंडोमेट्रियम है, क्या जो एंडोमेट्रियम है वो किसके लिए, गर्भ स्थापना और किसके लिए, प्लेसेंटा निर्माण के लिए आवश्यक होती है। किसके लिए, प्लेसेंटा निर्माण के लिए आवश्यक होती है। फिर क्या होता है, अगर इसमें जब जो क्या होगा 14वें दिन अंडोत्सर्जन हुआ तो इसमें इसका जो निषेचन की जो प्रक्रिया क्या होती है, अगर इसमें क्या होती है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती तो क्या होता है, जो 16वां दिन होता है, क्या 16वें दिन के बाद क्या होता है, जो अंडाणु होता है वो क्या, अंडाणु जो क्या होता है, जो एंड्रोमेट्रियम, क्या जो एंड्रोमेट्रियम जो अंधा गर्भाशय कला बनी थी उसका क्या हो जाता है, उसका क्या क्षरण होने लगता है। क्या होने लगता है, उसका क्षरण होने लगता है। फिर क्या होता है, इसके पहले जो क्या होता है, ये क्षरण कब होता है, यह क्षरण जो अगला मासिक चक्र होगा, क्या जो अगला मासिक चक्र होगा उसके जो प्रथम 4 दिन होंगे, क्या जो प्रथम पहले 4 दिन होंगे, उन 4 दिनों में किसके द्वारा, रक्तस्राव के द्वारा क्या हो के रूप में कैसा होगा, बाहर आ जाता है। क्या हो जाता है, वो बाहर आ जाता है। इस प्रकार से ये क्या कार्य चलता रहता है। तो वो रक्तस्राव के द्वारा क्या होता है, बाहर आ जाता है। फिर क्या होता है, यदि क्या होता है गर्भाधान की बात, क्या होता है मासिक जो गर्भाधान की बात, क्या यदि गर्भाधान हो जाता है तो क्या होता है, मासिक चक्र क्या होता है, रुक जाता है। क्या होता है, मासिक चक्र रुक जाता है और क्या होता है, प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है या प्लेसेंटा का विकास हो जाता है। प्लेसेंटा के विकास के बाद क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। इसके बाद क्या होता है, मासिक चक्र पुनः शुरू हो जाता है। क्या होता है, मासिक चक्र पुनः शुरू हो जाता है। अब जो देखते हैं, जो इसमें जब मीनार्क, क्या बोलते हैं, मीनार्क, ये मीनार्क किसे बोलते हैं, तो मीनार्क बोलते हैं जब क्या होता है, पहला मासिक चक्र होता है, जो क्या जो किसी 10 से 12 वर्ष की अवस्था में होता है। कितनी, 12 वर्ष की अवस्था में होता है। उसी को जो पहला मासिक चक्र होगा उसको क्या बोलते हैं, उसको मीनार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको मीनार्क बोलते हैं। उस अवस्था को क्या बोलते हैं, मीनार्क की अवस्था बोलते हैं। और पहले मासिक चक्र को क्या बोलते हैं, मीनार्क नाम दिया गया, जो क्या होता है, पहला होता है। फिर क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन, क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन, क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, क्या मेंस्ट्रुएशन होता है, जो क्या होता है, जो 10 से क्या 50 ईयर तक चलता है। जो क्या होता है, जो नियमित रूप से क्या, ये नियमित रूप से मासिक चक्र है। ये क्या होता है, नियमित रूप से मासिक चक्र, ये क्या प्रजनन के लिए उपयुक्त समय होता है। कितना, 10 से 50 वर्ष का क्या होता है, प्रजनन के लिए उपयुक्त टाइम होता है।
फिर आता है जो क्या, मेनोपॉज। क्या, मेनोपॉज। तो मेनोपॉज क्या होता है, जो 40 से 50 ईयर में ये क्या होता है, अंतिम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, मासिक चक्र रुक जाता है। तो ये क्या होता है, ये कितने ईयर, 40 से 50 ईयर में क्या होता है, अंत हो जाता है इसका, मासिक चक्र रुक जाता है। फिर इसके बाद ये मासिक चक्र की घटना नहीं घटती। तो ये इसमें ये प्रक्रिया होती है। ये था प्रजनन तंत्र। ये क्या, ये था हमारा प्रजनन तंत्र। अब हम कल से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कल से हमको पढ़ना है जंतु वर्गीकरण या जैविक वर्गीकरण, कल देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।